Hello friends, this is Manish Srivastava. As we had started a series on biology, this is lecture number 6. लास्ट लेक्चर में हमने सेल का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने सेल की प्रॉपरली स्टडी स्टार्ट की थी कि सेल्स क्या होते हैं। जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ मैंने बताया था, वहाँ पे सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये सब चीज़ें, हायरार्की जो है वो हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में कि सेल्स कैसे होते हैं। इसके अलावा जो सेल के पीछे थ्योरीज आई हैं आपको, वो हमने शेडलर स्वान की थ्योरी भी पढ़ी थी वहाँ पे। इसके अलावा सेल की डिस्कवरी किसने की, रॉबर्ट हुक के बारे में देखा था। इसके अलावा जो है आपका रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस उसका डिस्कवर किया था। और दो फैक्ट्स मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, वो यहाँ मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ। और जिनने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले वो लेक्चर्स देख लेंगे आप, तो काफ़ी आपको कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं दो चीज़ें इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल मैंने बताया था जिनके पास न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, मीन्स द सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर टर्म्ड एज प्रोकैरियोट्स। इसमें बैक्टीरिया जो होते हैं, इट मीन्स न्यूक्लियस इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज ऑफ सर्कुलर फॉर्म। तो ऐसे चीज़ को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, उसमें बोला जाए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में आपका यूकैरियोटिक सेल्स होता है। लेकिन आपका मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब एब्सेंट होते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोटिक, आपको वो लास्ट क्लास में भी समझाया था मैंने कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब उसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस जो चीज़ होती है उसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, और कैरियोटिक में होता है। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम डिफरेंस देखेंगे कि एनिमल सेल्स में क्या होता है, प्लांट सेल्स में क्या होता है। तो पिछला लेक्चर आप ज़रूर देखें, तभी ये लेक्चर आपको बहुत सारी चीज़ें समझने आएंगी। लेकिन ये लेक्चर, वैसे तो ये लेक्चर में भी आपको सभी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आप पुराना लेक्चर देखेंगे तो बहुत ईजिली कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं सबसे पहली चीज़ बताऊँ, एनिमल सेल। एनिमल्स मतलब आपका जूलॉजी वाला जो पार्ट हो जाता है कि एनिमल में भी सेल हैं और प्लांट्स में भी सेल हैं। लेकिन हम एनिमल सेल और प्लांट सेल्स में कई बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। क्योंकि एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बट जब एनिमल्स की बात की जाती है तो वी आर डिपेंडेंट, क्योंकि ह्यूमंस भी तो एनिमल्स ही हैं। हाँ, वी आर सोशल एनिमल। तो हम लोग भी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। तो आपका प्लांट्स खाते हैं या एनिमल्स को, जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो उसको कंज्यूम करते हैं, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं दोनों सेल्स के बीच में। तो उनको ही हम डील करने वाले हैं। पहले एनिमल सेल्स में पढ़ाऊंगा, फिर प्लांट सेल्स बताऊंगा, उसके बाद दोनों के डिफरेंस भी हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ बात करें तो एन एनिमल सेल इज अ टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल मतलब जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप हो। जैसे इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि एक न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के बाहर एक बाउंड्री सी बनी हुई है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप होता है, उन सेल्स को क्या कह देते हैं आप, यूकैरियोटिक सेल्स बोल देते हैं। दैट लैक्स अ सेल वॉल एंड हैज अ ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस अलोंग विथ अदर सेल ऑर्गेनल्स। मतलब इस लाइन का मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि आपके बेसिक्स जितने अच्छे क्लियर होंगे, आगे के क्वेश्चंस और एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपको बहुत इजीली बनेंगे। तो यहाँ से समझिए आप कि एनिमल सेल को हम बोल रहे हैं क्या है, वो यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल का मतलब कि उसका जो न्यूक्लियस की बाहर वाली जो लेयर है, वो आपकी जो मेम्ब्रेन है वो काफ़ी अच्छी डेवलप होती है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है कि सेल वॉल जो होता है एब्सेंट होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होता है, एनिमल्स के अंदर प्लांट सेल वॉल नहीं होता है। हमारे अंदर जो ये मेम्ब्रेन, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जो बाहर की एकदम लेयर है, ये वाली लेयर, ये जिसको सेल के अराउंड जो है, इस लेयर को कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल्स के अंदर सेल मेम्ब्रेन होता है। एक फैक्ट ये चीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे हमने बोला कि वो यूकैरियोटिक होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है, बट उनके पास मेम्ब्रेन जो होती है, एक होती है जो बाउंड करती है न्यूक्लियस को अलोंग विथ अदर सेल ऑर्गेनल्स। ये बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं इसमें, जैसे गोल्जी एपरेटस दिख रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, पिनोसाइक्लिक वेसिकल दिख रहा है, लाइसोसोम दिख रहा है, गोल्जी वेसिकल्स दिख रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सब जो हैं ये सेल ऑर्गेनल्स हैं। जैसे आप प्लूरल वर्ड यूज़ करते हो ऑर्गन का, तो वो ऑर्गन का सिंगुलर वर्ड है ऑर्गन और प्लूरल वर्ड है ऑर्गेनल्स। तो सेलुलर ऑर्गेनल्स जो हैं वो बाउंडेड होते हैं एनिमल सेल्स में, और एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर देन प्लांट सेल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा होता है। तो एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर देन प्लांट सेल्स। फिर अनदर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक इट इज इट्स इरेगुलर शेप। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि भाई एनिमल सेल्स जो होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं, और प्लांट सेल मोस्टली जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। तो यहाँ पे शेप नहीं रहेगा एक प्लांट सेल में, एक पॉइंट ये भी याद रखेंगे आप। दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अ सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल जो है किसी चीज़ को एक शेप दे देती है, लेकिन एनिमल्स में तो सेल वॉल होती ही नहीं है, तो जब होगी नहीं तो वो एक शेप भी उनको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। बट एनिमल सेल्स शेयर अदर सेलुलर ऑर्गन्स विद प्लांट सेल एज वेल एज बोथ हैव इवॉल्व्ड विद यूकैरियोटिक सेल्स। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो शेयर रहते हैं अदर सेलुलर ऑर्गन से विद प्लांट सेल एज बोथ हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हमने बोला कि जिनके पास न्यूक्लियस होता है वही यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन यहाँ पे जब इनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है तो ये बाकी सेल ऑर्गेनल्स के साथ भी शेयर करते हैं। तो ये जो चीज़ है कि प्लांट्स एनिमल सेल शेयर अदर सेलुलर ऑर्गन्स विद प्लांट सेल एस बोथ हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि दोनों के अंदर कई चीज़ें कॉमन होती है क्योंकि दोनों यूकैरियोटिक सेल से निकल के बने हैं। जैसे हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी है एनिमल सेल में भी है। आपका राइबोसोम प्लांट सेल में भी है एनिमल सेल में भी। तो ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो दोनों में कॉमन है इरेगुलर शेप होने के बावजूद भी, क्योंकि दोनों का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, यूकैरियोटिक सेल से हुआ है। तो होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो एनिमल के सेल स्ट्रक्चर्स में बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, तो हम इन एक एक सेल ऑर्गेनल्स को आज स्टडी करेंगे कि क्या इनके वर्क्स होते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहली चीज़ सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन डायग्राम में अगर देखा जाए तो जो सबसे आउटर लेयर है उसको क्या कह देंगे आप, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मैं कलर यूज़ करूँगा रेड कलर से, आप देखेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो इसके आउटर लेयर में है यहाँ पे उसको क्या कह देंगे आप, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन किसी भी एनिमल सेल की आउटर लेयर होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। तो अ थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेयर ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट सराउंडिंग दी सेल। तो जो ये लेयर होती है इसमें फैट्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। इट्स प्राइमरी रोल इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम सराउंडिंग। तो इसका मेन वर्क क्या है, तो सराउंडिंग से सेल को प्रोटेक्ट करना। ऑल्सो इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ न्यूट्रिशंस एंड अदर माइक्रोस्कोपिक एंटाइटिटीज इनटू द सेल। तो ये कंट्रोल भी करती है कि चीज़ें क्या जानी चाहिए बाहर, क्या अंदर आनी चाहिए, और माइक्रोस्कोपिक जो एक्टिविटीज़ हैं या एंटाइटिटीज़ हैं वो इनटू द सेल आए या ना आए उसको कंट्रोल करने का काम सेल मेम्ब्रेन का करता है। इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये न्यूक्लियस के बाहर वाली लेयर। अब ये तो पहले आपने आउटर लेयर देख ली, अब यहाँ पे न्यूक्लियस के आउटर लेयर में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप क्या कह देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल होती है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लिखा है कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट सराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसको न्यूक्लियर एनवेलप भी बोलेंगे, ये भी एक पॉइंट आप याद रखेंगे। इसके बाद न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस तो पूरा का पूरा सेंटर मोस्ट पार्ट होता है। तो इट इज एन ऑर्गेनल दैट कंटेन्स सेवरल अदर सब ऑर्गेनल सच एज न्यूक्लियोस। इसमें न्यूक्लियोस भी होगा, न्यूक्लियोसम्स भी होंगे और क्रोमैटिन्स भी होंगे। इट ऑल्सो कंटेन डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल्स। तो मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल्स आपके डीएनए आरएनए होते हैं वो कहाँ पे रिसाइड करते हैं, सेल्स के न्यूक्लियस में रिसाइड करते हैं। इसके अलावा भी इनमें कई चीज़ें होती हैं जैसे न्यूक्लियोस होता है, न्यूक्लियोसम्स होते हैं और क्रोमोमेटिन्स होते हैं। तो ये जो है इनके साथ और भी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर एक पार्ट है, ये न्यूक्लियोस है जिसके अंदर डीएनए आरएनए जो होते हैं आपके क्रोमोसोम्स वगैरह स्टोर रहते हैं, जीन्स वगैरह इसी के अंदर होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई जैसे डायनासोर के जीन्स मिले तो हमने उसको कैसे पता किया, हमने उनके डीएनए से पता किया, उनकी जो है जेनेटिक फैक्टर्स से पता किया। और जेनेटिक फैक्टर्स कहाँ से पता चलते हैं, आपको न्यूक्लियस से पता चलते हैं, और न्यूक्लियस में वो जीन्स कहाँ रिसाइड करता है, न्यूक्लियोस में करता है। तो उस तरीके से हमको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ से। तो होप ये चीज़ आपको आ रही होगी समझने। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये जेनेटिकली जो चीज़ें डिवाइड होती हैं बॉडी में, तो उसको बहुत बड़ा जो है रोल प्ले करता है। तो सेंट्रोसोम जो है एक स्मॉल ऑर्गेनल है जो कि न्यूक्लियस के फाउंड नियर टू द न्यूक्लियस विच हैज़ अ थिक सेंटर विथ रेडिएटिंग ट्यूब्यूल्स। अब देखिए इसके पीछे जो है जेनेटिक्स का एक लेक्चर आएगा नेक्स्ट वाला, उसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, बट मैं यहाँ इंडिकेट कर रहा हूँ कि सेंट्रोसोम का काम होता है माइटोसिस और मियोसिस करना। अब माइटोसिस और मियोसिस क्या होता है, तो उसको मैं थोड़ा इंडिकेट कर रहा हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि ह्यूमंस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे अंदर बॉडी में पेयर में होते हैं। जैसे हर ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल्स के अंदर जो 23rd होता है वो एक्स होता है, और मेल्स के अंदर जो 23rd होता है वो XY होता है। लेकिन ओवरऑल सभी की बॉडी में कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो अगर जैसे कि दो क्रोमोसोम्स किसी पेरेंट सेल से कोई डॉटर सेल या डॉटर सेल डेवलप हो रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक मेल है एक फीमेल है, दोनों के पास कैसा है 46 अब उनका जो भी बोला जाए कि ऑफस्प्रिंग होगा, तो उसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, 23 पेयर्स ही आएंगे, मतलब 46 ही आएंगे। तो अगर ऐसा होता है कि दो पेयर्स मिलकर एक न्यू पेयर फॉर्म करें और उसके अंदर भी सेम नंबर ऑफ पेयर्स आ जाते हैं, तो उस चीज़ को आप कहते हैं माइटोसिस। और जब अगर वो स्प्लिट हो जाए, मतलब दो लोग मिलकर अगर वो दो चीज़ों में डेवलप कर दें, मतलब एक के अंदर 46 है दूसरे के अंदर भी 46 है, लेकिन जो डेवलप हुआ है उसके अंदर 23 है, तो उसको मीसोसिस कहते हैं। तो उस चीज़ को काम करने का काम करता है सेंट्रोसोम। तो ये एक फैक्ट याद रखेंगे। मैं नेक्स्ट क्लास में माइटोसिस और मियोसिस को बहुत अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि वो जेनेटिक्स का पार्ट हो जाता है। तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि सेंट्रोसोम करता क्या है। तो इट प्रोड्यूसेस द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ अ सेल, अ की कंपोनेंट टू द साइको स्केलेटन। तो ये एक रेडिएटिंग ट्यूब्यूल्स है, और वेयर माइक्रोट्यूब्स आर प्रोड्यूस होते हैं। माइक्रोट्यूब्स वो जो है मैंने बताया क्रोमोसोम से ही रिलेटेड होते हैं, जो सेल डिवीजन में बहुत वर्क करते हैं। क्योंकि आपने सेल थ्योरी क्या पढ़ी कि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स एंड ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अगर नया सेल बना है तो पुराने सेल से ही बना है, तो वही पुराने सेल का कहीं ना कहीं डिवीजन होता है, और उसको डिवीजन करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपका सेंट्रोसोम। तो ये चीज़ बिल्कुल मत भूलिए। इसके बाद जो है लाइसोसोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लाइसोसोम की बात करें तो ये जो है एनिमल सेल में ही सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। बहुत कम प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर लाइसोसोम होता है, तो उसमें रेयर बोला जाता है। जैसे प्लांट्स में भी आप कैटेगरी पढ़ेंगे तो उसमें एक जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म होते हैं, तो उसमें एंजियोस्पर्म के अंदर ही आपका लाइसोसोम पाया जाता है। और लाइसोसोम जो है उसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं आपकी एंजियोस्पर्म में, एक मोनोकोट और डाइकोट होती है, तो ये डाइकोट में होता है। तो लाइसोसोम का मेन वर्क आपको कई बुक्स कहेंगे कि ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, लेकिन आपको एक फैक्ट याद रखना है कि प्लांट सेल्स के अंदर वो रेयर होता है। लाइसोसोम मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट इट इज रेयर इन प्लांट सेल। तो यहाँ पे हम एब्सेंट लिख देंगे तो वो गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ जैसे मैं बता रहा हूँ डाइकोट में वो होता है। तो लाइसोसोम जो है वो क्या काम करता है, तो लाइसोसोम जो होता है दे आर राउंड ऑर्गेनल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन comprising of digestive enzyme which helps in digestion and excretion in the cell renewable process। अब ये क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फूड सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको डाइजेस्ट करने के लिए कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है। तो इट सीक्रेट्स एंजाइम विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड सब्सटेंसेस, हैंस इट इज कॉल्ड डाइजेस्टिव बैग। इसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग कहते हैं, क्योंकि ये जो है कुछ एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि फूड सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनको एक नेम दे दिया गया डाइजेस्टिव बैग। लेकिन कई बार समटाइम्स दे में इवन डाइजेस्ट द एंटायर सेल कंटेनिंग देम। कई बार जिस सेल के अंदर वो फूड होता है उस पूरे के पूरे सेल को ही ये डाइजेस्ट कर जाता है। तो इसीलिए लाइसोसोम को कई बार डाइजेस्टिव बैग भी बोलते हैं और कई बार सुसाइड सेल बैग भी बोलते हैं। क्यों सुसाइड बैग, क्योंकि जिस सेल में था उसको डाइजेशन की जगह उसने ही पूरा डाइजेस्ट कर दिया या खत्म कर दिया, तो इसके कारण वो सेल्फ सुसाइड कर लेता है। तो यहाँ पे लाइसोसोम को आप सुसाइड बैग या डाइजेस्टिव बैग के नेम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेन की बात करें तो साइटोप्लाज्म है। जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब सेल के अंदर से सेल मेम्ब्रेन हट जाती है तो प्रोटोप्लाज्म बचता है, और प्रोटोप्लाज्म में से अगर न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है तो जितना भी पार्ट बचा उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। जैसे डायग्राम से देखें हम, तो ये डायग्राम जो है इसमें आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है आउटर लेयर वाला पार्ट, ये क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और ये वाला जो पार्ट है ये हो गया न्यूक्लियस हो गया। तो अब इस
इन दोनों पार्ट्स को हटा दिया जाए, मतलब ये न्यूक्लियस को हटा दिया जाए सेल से और सेल मेम्ब्रेन को हटा दिया जाए, तो ये जितना भी अंदर बचा पार्ट, इसको हम येलो से शो करते हैं, ये येलो के अंदर जो भी पार्ट बचा हुआ है इसको क्या कह देंगे आप, साइटोप्लाज्म कह देंगे। तो मोस्टली सभी चीज़ें काय में है, साइटोप्लाज्म में है। तो साइटोप्लाज्म जेली लाइक मटेरियल है विच कंटेन ऑल द सेल ऑर्गेनल्स एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, एंड द सब्सटेंस फाउंड विद इन द सेल न्यूक्लियस कंटेन बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है वो साइटोप्लाज्म। फिर गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो है आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है बॉडी में, उस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो करता है वो गोल्जी बॉडीज का एक बहुत बड़ा वर्क है। तो गोल्जी बॉडीज जो है इनको गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है। इसको 1897 में कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है रिस्पॉन्सिबल है मैन्युफैक्चरिंग, वेयर हाउसिंग एंड शिपिंग certain cellular products such as protein and lipids that are synthesized by the cell. Its functional unit is cysteine. तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझना है कि एक फ्लैट होता है, स्मूथ लेयर्ड होता है, सैक मतलब एक बोरे जैसा ऑर्गेनल होता है विच इज लोकेटेड नियर द न्यूक्लियस एंड इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरिंग, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग द पार्टिकल्स थ्रू आउट द सेल। तो ये समझने आ रहा होगा आपको कि कितने सारे वर्क हैं इसके, कि ये मैन्युफैक्चर भी करता है, स्टोर भी करता है, पैकिंग भी करता है और ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। गोल्जी एपरेटस 1897 में कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, यहां से क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया। ये जो है दे आर स्पेरिकल और रॉड शेप ऑर्गेनल्स विद अ डबल मेम्ब्रेन। इनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स एंड हैव देयर ओन जीनोसम। ओन जीनोसम का मतलब होता है कि इनके पास खुद के डीएनए आरएनए होते हैं। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है वो दे आर पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में पावर जनरेट करते हैं। इसके कारण जो है इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है एनर्जी रिलीज करने के कारण। तो ये आपके याद रखेंगे पावर हाउस है, ये हमारी बॉडी को पूरी तरह से चला रहे हैं। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया एक्ट एज अ पावर प्लांट। इट मींस विद द मैक्सिमम एनर्जी जो ये रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस विद इन द माइट्रोकॉन्ड्रिया, हेंस इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ दिस सेल। जब भी हम रेस्पिरेशन लेते हैं तो हमारे अंदर जो ऑक्सीजन जाता है उस ऑक्सीजन को यूज करके हमारी बॉडी में जो एनर्जी डेवलप करते हैं, इनके कारण जो है इनको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है तो इसको याद रखेंगे। इसके बाद राइबोसोम की बात करें तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करने का काम जो है वो राइबोसोम का है। तो दे आर स्मॉल ऑर्गेनल्स मेड अप ऑफ आरएनए रिच साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्युल्स एंड दे आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो बॉडी में जाकर प्रोटीन आपको जो मिलता है उसका सिंथेसाइज होने के कारण जो है राइबोसोम में होता है। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है इसको, राइबोसोम को। ये फैक्ट भी याद रखेंगे। इसके बाद जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये सेल ऑर्गेनल है, ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का काम करता है। जैसे कि आपने गोल्जी बॉडीज भी पढ़ा, तो वो स्टोर करता है, पैक करता है, फिर ट्रांसपोर्ट करता है। तो गोल्जी बॉडीज को हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर राउंड ऑर्गेनल सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन कंप्राइजिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम विच हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन एंड इन द सेल रिन्यूएबल प्रोसेस। तो ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का मेन काम है, जो भी डाइजेशन ले जाना या एक्सक्रीशन करना इन दी सेल रिन्यूएबल प्रोसेस, उसमें जो मेन काम करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट नेटवर्क दो टाइप्स के होते हैं। आपका राइबोसोम्स आर फाउंड ऑन इट्स सरफेस विच गिव इट्स अ रफ अपीयरेंस, तो वो उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इट इज विदाउट राइबोसोम, इट सिंथेसाइज लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स सिमिलर टू एसीआर, उनको कहते हैं आप जो है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों का काम जो है वो ट्रांसपोर्ट करने का है। फिर वैक्यूल जो है, ये वैक्यूल वैसे तो एनिमल सेल्स में बहुत कम छोटा होता है, लेकिन होता ये है कि ये एक तरह का प्लांट, एनिमल सेल को बोल रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, प्लांट सेल जो होते हैं वो सिंपल होते हैं। तो वैक्यूल का काम जो होता है कि जैसे प्लांट्स को कभी फूड चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि जब सनलाइट आती है तभी प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, तो वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो वैक्यूल जो होता है वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को और जो सिक्वेस्टर होता है जो स्टोर कर लेता है अपनी बॉडी में। लेकिन एनिमल सेल्स में इतना ज़्यादा अगर जैसे हमको किसी भी तरह का फूड, जैसे भूख लगी है तो हम खा लेते हैं, तो हमारे लिए बॉडी में इतना वैक्यूल जो है उतना स्टोर करके नहीं रखता है जितना प्लांट सेल्स में होता है। अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट इनसाइड अ सेल इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग शेप एंड स्टोरिंग वाटर, फूड वेस्ट
एक्सेट्रा इज वैक्यूल। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस कर ही दिया था, दे आर स्पेरिकल और रॉड शेप ऑर्गेनल्स विद अ डबल मेम्ब्रेन। दे आर पावर हाउस ऑफ द सेल दैट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीजिंग एनर्जी। तो ये एनर्जी रिलीज करने में हेल्प करता है। यहाँ रिपीट हो गया इस चीज़ को, तो माइंड मत करिएगा। फिर न्यूक्लियोपोर की बात करें तो दे आर टाइनी होल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच आर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो आपका डीएनए और आरएनए होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड ही है। एक डाइन्यूक्लियो एसिड और एक होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड्स के जो है मूवमेंट में हेल्प करता है और प्रोटीन विद इन दी सेल, उसको न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इसके बाद जो है अगर हम बात करें तो आपका जो नेक्स्ट है वो टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स की बात करें तो आपके बहुत सारे एनिमल सेल्स होते हैं। दे आर न्यूमरस टाइप ऑफ एनिमल सेल्स ईच डिजाइन टू सर्व स्पेसिफिक फंक्शन। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनिमल सेल्स आर स्किन सेल। स्किन सेल में आपके जैसे मेलेनोसाइट्स होते हैं, ये आपने नाम सुने होंगे, कैरेटिन, मेलेनिन, जो बॉडी के कलर्स में हेल्प करते हैं, तो ये सेल हैं आपके मेलेनोसाइट्स, कैरेटिनोसाइट्स और मर्कल सेल्स। एंड ये नेम्स बताएं उनको, आप एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं आपको, कैरेटिन वगैरह या मेलेनिन, ये आपसे आए हुए हैं तो इनको याद रखेंगे। मसल सेल्स में बात करें तो मायोसाइट्स हैं, मायोसेटेलाइट सेल्स हैं, टेंडन सेल, कार्डियक मसल, ये सब हैं। ब्लड सेल्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स, इरेथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ये सब ब्लड सेल्स हैं। नर्व सेल्स की बात करें तो स्वान सेल्स, ग्लियल सेल्स, और फैट सेल्स की बात करें तो एडियोपाइसाइट्स। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एग्जाम्पल बताया आपको एनिमल सेल्स के। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्लांट सेल, तो प्लांट सेल्स भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक्स भी होते हैं वो। अब उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अभी मैंने कई चीज़ें आपको एनिमल सेल्स में भी प्लांट्स की बताई हैं, तो यहाँ मैं इंडिकेट करूंगा उनको। तो प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स विद अ ट्रू न्यूक्लियस अलोंग विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनल्स दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो इनके पास भी जो है न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो एनिमल सेल्स होते हैं वो इरेगुलर शेप में होते हैं, लेकिन प्लांट सेल इरेगुलर शेप में नहीं होते हैं। तो प्लांट सेल्स आर यूकैरियोटिक सेल्स दैट वेरी इन सेवरल फंडामेंटल फैक्टर्स दैट अदर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल कंटेन न्यूक्लियस along with a similar organelles. One of the distinct aspect of plant cell is the presence of a cell wall. इसके बाहर जो है एक लेयर होती है जिसको हम लोग ने पढ़ा भी था लास्ट लेक्चर्स में कि सेल वॉल होती है। इसके अलावा जो है सेल मेम्ब्रेन भी होता है जो कि प्लांट सेल में भी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हम वहाँ पढ़ ही चुके हैं कि जो आउटर लेयर में होती है, जो प्रोटेक्टिव चीज़ होती है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ मैं जस्ट इंडिकेट कर रहा हूँ कि it is the semi-permeable membrane that is present within the cell wall. It is composed of thin layer of protein and fat. The cell membranes play an important role in regulating the entry and exit of specific substance, जो हमने लास्ट में भी पढ़ा था। सेल वॉल जो होती है वो एनिमल प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज होती है। इट इज अ रिजिड लेयर विच इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिग्निन, पैक्टिन एंड हेम्योसेल्यूलोज। सेलुलोज जो होता है एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ये कंपोजिशन होता है, और इसके अंदर प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और सेलुलोज होते हैं। ये सेल वॉल का पार्ट होते हैं जो प्लांट की आउटर लेयर होती है। फिर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो है वो एक डीएनए आरएनए का स्टोरर है। तो यहाँ पे मैंने वही इंडिकेट किया हुआ है कि न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। द वाइटल फंक्शन ऑफ अ न्यूक्लियस इज टू स्टोर डीएनए और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन और रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, जो मैं मिटोसिस मायोसिस बता रहा था वहाँ पे, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं। और इसी के कुछ पार्ट्स हैं जैसे न्यूक्लियोस होता है, इट मैन्युफैक्चर सेल प्रोटीन प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर एंड राइबोसोम्स। इसके अलावा न्यूक्लियोपोर होता है जो कि आपका डीएनए और आरएनए के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद बात करें प्लास्टिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये केवल कहाँ पे होते हैं, ये केवल प्लांट सेल्स में होते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखें, प्लास्टिड जो होता है वो आपका प्लांट्स के अंदर कलर्स प्रोवाइड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि हम लोग की बॉडी में जो फूड होता है वो रिजर्व होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो होता है स्टार्च के फॉर्म में। और जो स्टार्च होता है वो स्टोर होता है किसमें, प्लास्टिड में। और उसी के कारण जो है आपका कलर्स मिलते हैं प्लास्ट को। जैसे आपने एलोवेरा देखा होगा, बाहर से तो ग्रीन होता है, अंदर से वाइट होता है। तो वो वाइट क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो आपका कलरलेस होता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर देता है, जैसे आपको प्लांट्स में ग्रीन लीव्स दिखती हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर प्रोवाइड करता है, जैसे आप अनियन खाते हो या टोमेटो खाते हो तो उसमें कलर जैसे रेड आ गया, ऑरेंज में ऑरेंज आ गया, आपका बनाना के बाहर येलो आ गया। तो ये कलर्स डेवलप करने वाला जो है, जैसे आपने अलग अलग फ्लावर्स देखे होंगे,
फ्रूट्स देखे होंगे, लीव्स देखी होंगी, उन पे कलर्स जो आते हैं वो क्रोमोप्लास्ट के कारण आते हैं। तो ये प्लांट्स के अंदर एक तरह का स्टार्च होता है जो 3 टाइप से होते हैं। तो दे आर द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दैट हैव देयर ओन डीएनए। तो इनके पास खुद का डीएनए होता है एंड दे आर नेसेसरी टू स्टोर स्टार्च टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए स्टार्च स्टोर करते हैं। सम ऑफ द वाइटल टाइप्स ऑफ प्लास्टेड जैसे ल्यूकोप्लास्ट बताया, तो दे आर फाउंड इन नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यू ऑफ प्लांट, क्योंकि इसका कलर वाइट होता है, ये कलरलेस होते हैं, वाइट तो नहीं बोलना चाहिए, कलरलेस ही होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, लिपिड एंड स्टार्च। क्लोरोप्लास्ट में आपको याद रखना है कि ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर जो है वो एक चीज़ होती है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, कंटेन्स क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में भी एक मेटल होता है जिसको कहते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आपकी बॉडी में अगर कम होगा तो आपको नाइट में जो है स्लीप अच्छे से नहीं होगी। इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स आपको बहुत बोलते हैं ना पेरेंट्स कि हरी सब्जियां खाओ, तो उसका कारण ये है कि वो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें, और क्लोरोप्लास्ट के कारण आपके अंदर बॉडी के अंदर मैग्नीशियम जाता है। तो इट इज़ एन एलोंगेटेड ऑर्गेनल enclosed by phospholyl membrane, and the chloroplast is shaped like a disc and stroma is the fluid with the chloroplast that comprises circular DNA। इसमें circular DNA होता है and each chloroplast contain a green color pigment called क्लोरोफिल। यही है मेन चीज जो कि रिक्वायर होता है फोटोसिंथेसिस का। आपने पढ़ा होगा बचपन में कि फोटोसिंथेसिस होता है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, कैटलिक जैसा वर्क करता है। तो याद रखेंगे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर्स प्रोवाइड करता है। क्रोमोप्लास्ट दे आर हेट्रोजेनस colored plastic which is responsible for pigment synthesis and for storage and photosynthesis eukaryotic organism। Chromoplasts have red, orange and yellow color pigments which provide color to the ripened fruits and flowers। ये आपने देखे होंगे फ्रूट्स वगैरह में। तो ये प्लास्टिड का काम है। इसके बाद बात करें तो सेंट्रल वैक्यूल, जैसे मैंने बताया था, वैक्यूल का काम जो होता है वो स्टोर करने का होता है हमारी बॉडी में। तो इट ऑक्यूपाइज अराउंड 30% ऑफ द सेल वॉल्यूम इन द मैच्योर प्लांट सेल। तो ये वैक्यूल जो है प्लांट सेल का ही सबसे बड़ा पार्ट है जो कि उनके अंदर मिलता है आपको। और इसकी एक आउटर लेयर भी होती है जो प्लांट सेल्स में मिल जाती है, जिसको ट्यूनोप्लास्ट भी कहा गया है। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड ट्यूनोप्लास्ट। ये एक पॉइंट याद रखेंगे आप। Tunoplast is a membrane that surrounds central vacuole, and the vital function of central vacuole apart from storage is to sustain pressure against the cell wall। तो ये जो है प्रेशर भी एक जो होता है कि प्लांट्स में आपने देखा होगा कि वो एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, तो उसको एक प्रेशर जो प्रोवाइड करता है वो वैक्यूल प्रोवाइड करता है। द सेंट्रल वैक्यूल कंसिस्ट ऑफ सेल सैप एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, एंजाइम्स एंड अदर सब्सटेंस। गोल्जी एपरेटस, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं फिर से बता देता हूँ। दे आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स व्हिच इन्वॉल्व इन डिस्ट्रीब्यूटिंग सिंथेसाइजिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द सेल। तो सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की, ये चीज़ मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। माइट्रोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। एंड लाइसोसोम्स, यहाँ पे चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई कि ये प्लांट सेल में रेयर होते हैं। प्लांट सेल्स के अंदर आप देखेंगे तो बहुत कैटेगरी होती है, जैसे ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो उनके अंदर नहीं होते। ये जो होते हैं ये आपके आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में भी, सिर्फ एंजियोस्पर्म में भी होते हैं। और एंजियोस्पर्म में भी दो कैटेगरी है, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो लाइसोसोम प्लांट्स में बहुत रेयर है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, ओनली इन डाइकॉट्स होते हैं। तो ये होते हैं इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार डाउट्स आ जाते हैं ऐसे। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके जो देयर आर न्यूमरस टाइप ऑफ एनिमल सेल इज डिजाइन टू सर्व स्पेसिफिक फंक्शंस। सेल ऑफ मैच्योर्ड एंड हायर प्लांट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म सर्टेन वाइटल फंक्शन दैट आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। तो सब बहुत सारे सेल्स होते हैं, सबका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन है। तो फ्यू प्लांट सेल्स आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर वाइल अदर्स फॉर स्टोरिंग फूड। तो यहाँ पे कुछ प्लांट सेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया, जैसे कॉलिनचाइमा सेल, ये हार्ड और रिजिड सेल होता है, प्ले अ प्राइमरी रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द प्लांट। तो प्लांट्स को जो सपोर्ट मिल रहा है वो कौन से सेल से मिल रहा है? कॉलिनचाइमा सेल से मिल रहा है, वेयर देयर इज रिस्ट्रेनिंग ग्रोथ इन अ प्लांट ड्यू टू द लैक ऑफ हार्डनिंग एजेंट। तो ये जो है इसकी जो ग्रोथ होती है वो रिस्ट्रेनिंग होती है, जिसके कारण हार्ड, ये जो है लैक ऑफ हार्डनिंग जो है इसी के कारण होती है। तो ये जो है कॉलिनचाइमा सेल जो है हार्ड और रिजिड सेल है जो प्लांट्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। फिर आपका स्क्लेरेनचाइमा सेल है, ये मोर रिजिड कंपेयर टू कॉलिनचाइमा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्डनिंग एजेंट। इसके अंदर भी हार्डनिंग एजेंट होते हैं, तो प्लांट्स के अंदर जो मैकेनिकल सपोर्ट है वो इन सेल्स के कारण है। फिर पेरेन्चाइमा सेल्स, लिविंग सेल्स ऑफ अ प्लांट्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ लीव्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्रोडक्शन ऑफ फूड, स्टोरेज एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एंड सेल मेटाबॉलिज्म में ये वो करता है। जो गैसेस होती हैं, लीव्स आना, प्रोडक्शन होना फूड का, ये सब काम है पेरेन्चाइमा सेल का। और ये दो इंपॉर्टेंट है, जाइलम सेल, जो भी आप प्लांट्स के अंदर पानी डालते हैं तो वो नीचे डालते हैं, लेकिन वो पानी ऊपर तक कैसे पहुंच जाता है? तो वो जाइलम सेल लेके जाते हैं। इसके अलावा फ्लोएम सेल जो होते हैं कि प्लांट्स के अंदर लीव्स में आपने सुना होगा फोटोसिंथेसिस होता है, तो लीव्स में फूड बना तो बाकी प्लांट्स में कैसे गया? तो फ्लोएम सेल से होता है।
आप इसको नोट कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंस, एनिमल सेल में मोस्टली क्या होता है, तो सेंट्रोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, सीलिया और फ्लैगेला ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्लांट्स के अंदर ही होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में अकेले कौन से होते हैं, तो प्लास्टिड होता है, सेल वॉल होता है और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो न्यूक्लियस कॉमन है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दोनों में कॉमन है, जैसे हमने बात करी, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या प्लांट सेल में, क्या एनिमल सेल में और क्या दोनों में है। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंस भी बताए हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं एनिमल सेल से, और ये स्मॉलर साइज के होते हैं प्लांट सेल से। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। यहाँ पे प्लाज्मो डेस्मेटा प्रेजेंट होता है, यहाँ प्लाज्मो डेस्मेटा एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का कोई काम ही नहीं है। यहाँ का वैक्यूल लार्ज और परमानेंट होता है, यहाँ पे स्मॉल और टेम्पररी होता है। ट्यूनोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ ट्यूनोप्लास्ट एब्सेंट होती है, क्योंकि सेल वैक्यूल का काम इतना है ही नहीं। फिर सेंट्रियोल्स एब्सेंट एक्सेप्ट मोटाइल सेल ऑफ लोअर प्लांट्स, और यहाँ पे जो है सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स के अंदर। इसके अलावा न्यूक्लियस प्रेजेंट अलोंग द पेरीफेरी ऑफ द सेल, यहाँ पे न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल पे होता है, यहाँ पेरीफेरी में होता है। लाइसोसोम्स रेयर होते हैं, यहाँ पे लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज मटेरियल इज स्टार्च ग्रेन्स एंड स्टोरेज मटेरियल इज ग्लाइकोजन ग्रेनुअल्स, जो मैंने बताया था कि ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर फूड जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, जो हमारे लिवर और मसल्स में होता है। इसलिए आप ऐसा नहीं कि हमेशा खाते रहते हो, आप कभी खाते हो तो उसके बाद आपकी बॉडी यूज़ करती है। आप जैसे अभी पढ़ रहे हो, तो आपने खाया पहले होगा ना, और उस एनर्जी को आप यूज़ कर रहे हो, तो वो एनर्जी कहाँ स्टोर है, आपके लिवर और मसल्स में। तो प्लास्टिड जो होता है वो आपका बेसिकली प्लांट सेल में होता है, जिसके अंदर स्टार्च रहता है, और एनिमल्स के अंदर वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। तो होप आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल्स बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को आप 2-3 बार देखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी होगी, और लास्ट लेक्चर को देखने के साथ जो है इस लेक्चर को ज़रूर देखिए। इसके अलावा अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।